हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। आज हम यूनिट नंबर 2 को शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अगर मैं ओडिशा सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो आगे जाकर हम सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को लॉन्च करने वाले हैं, और जब ये सब कुछ होगा तो हो सकता है वीडियोस का सीक्वेंस इधर उधर हो जाए। अभी मैं उड़ीसा के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो उड़ीसा के हिसाब से यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और यूनिट नंबर 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो यूनिट नंबर 2 का नाम है जीएसटी एक्ट्स, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनोलॉजी। हम जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझेंगे इस चैप्टर के अंदर में, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी मतलब बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं बुक में देखा तुम्हारे नोट्स को, और मैं बहुत सारी जगह से स्टडी किया। ये बच्चों के लिए अननेसेसरी प्रेशर था ये वाला टॉप पॉइंट। मैं क्या चेक किया कि जो जीएसटी के फीचर्स हैं, क्या वो ये तीनों में कॉमन है? पूरे कॉमन है। सीजीएसटी के जो फीचर्स हैं वही हमारे जीएसटी के फीचर्स हैं, एसजीएसटी के जो हैं वही है, और आईजीएसटी के भी वही हैं। तो क्यों हम एक ही चीज को 4 बार अलग अलग तरीके से पढ़ें? मीनिंग वही है, लिखने का तरीका अलग था, मीनिंग वही था। तो हम बेटर है कि हम एक काम करते हैं, जो हमारा जीएसटी का फीचर्स था, जो हम लास्ट यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे, फीचर्स ऑफ जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी भी पढ़े थे हम लोग, फीचर्स ऑफ जीएसटी भी पढ़े थे हम लोग, जो स्कोप एंड साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी का एक टॉपिक था, वो उसके साथ कॉमन है। वहां पर जो पॉइंट्स थे, अगर क्वेश्चन यहां से आए तो एज इट इज लिख कर आना, 100% गारंटीड के साथ फुल मार्क्स तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वही फीचर्स लिख के आना, राइट सेम फीचर्स ऑफ जीएसटी कवर्ड इन यूनिट नंबर 1। तो ये हमारा पहला टॉपिक बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट आता है हमारा, अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, यहां से हमारा चैप्टर रियलिटी में शुरू होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स अंडर जीएसटी। आज हम बहुत सारे टर्म्स का मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म है एग्रीगेट टर्नओवर। देखो मैं एक झलक दिखाऊं तुम्हें, चलो आओ झलक दिखाता हूं। एक कितना तो टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां खत्म नहीं हुआ, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 डेफिनेशंस। क्या तुम्हें लगता है कि एक बीकॉम के लेवल के बच्चों के लिए, बीकॉम लेवल कोई छोटा लेवल नहीं है, बहुत बड़ा लेवल है, किसी के लिए भी, बीकॉम तो छोड़ो किसी के लिए भी, क्या 54 डेफिनेशंस लर्न करना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो अब क्या किया जाए सर? इतने सारे डेफिनेशंस हमारे टर्म में दे दिए, और मैंने हर बार क्वेश्चन पेपर को चेक किया, हर बार डेफिनेशन से क्वेश्चन 110% आता है। कोई ना कोई डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशंस को क्लास में पढ़ेंगे। पूरा 54 को पढ़कर, पूरे 54 को याद रखकर कोई फायदा नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसको क्लास में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो वैसे सारा ही, समझेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन याद वही डेफिनेशन को करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, जो पास्ट पेपर्स में आया होगा, उसी टाइप के डेफिनेशंस को हम लोग याद करेंगे। जो पास्ट पेपर्स में नहीं आया है कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटीज के, वो डेफिनेशंस को हम छोड़ देंगे। तो सर अभी के लिए हम क्या करें, हमारा एग्जाम आने वाला है, हमें पास्ट पेपर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो मैं दे दूंगा नॉलेज तुमको सिलेबस खत्म होने के बाद। लेकिन अभी तुम्हें एक काम करना है, पूरे डेफिनेशंस को एक बार तो जरूर से पढ़ना है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग कौन कौन से डेफिनेशंस को पढ़ना है वो मैं तुम्हें राइट बगल में लिखवा दूंगा,
वही डेफिनेशंस को एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में रिवाइज करके जाना, मैक्सिमम चांसेस है उसी में से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अब पढ़ाना शुरू कर दो सर। मैं आता हूं अब डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहला एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? देखो एग्रीगेट टर्नओवर का सिंपल सा मीनिंग है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर में सब कुछ आ गया, जितना तुम गुड्स सप्लाई किए, जितना सर्विस सप्लाई किए, एक जगह से किए, दो जगह से किए, मल्टीपल लोकेशन से किए, विद इन स्टेट किए, आउटसाइड स्टेट किए, सब कुछ को अगर मिला दें तो वो तुम्हारे टोटल टर्नओवर का पार्ट होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टोटल टर्नओवर। टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स। सेल्स में सर्विस भी आता है, गुड्स भी आता है, विद इन स्टेट्स, आउटसाइड स्टेट भी आता है, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, सब कुछ हमारा इंक्लूड हो जाएगा। मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज excluding value of inward supplies on tax is payable on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods and services, or both interstate supply of person having the same permanent account number to be computed in all India basis। याद रखना टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे किया जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग अगर सेल्स कर रहे हैं हम लोग तो सभी को मिलाकर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट किया जाएगा। बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, टैक्सेस को छोड़कर जो जो सामान का वैल्यू होगा उसको हम टर्नओवर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सब कुछ आता है। वो कॉमोडिटीज जिसके ऊपर जीएसटी लागू होता है और वो कॉमोडिटीज भी आता है जिसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। एपिलेट ट्राइब्यूनल। एपिलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया। जैसे कोर्ट होता है ना, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, वैसे जीएसटी के मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल वो सारे डिस्प्यूट्स को, सारे मैटर्स को सॉल्व करता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज एपिलेट ट्रिब्यूनल गुड्स एंड सर्विस के द्वारा सेटअप किया गया एक प्रकार से एक कोर्ट की तरह है, जहां पर सारे मैटर्स का सुनवाई होता है और वहां पे डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब हम पहले भी पढ़े थे, सेल्फ असेसमेंट भी आता है इसके अंदर, और इसके अंदर और भी प्रकार के असेसमेंट्स आते हैं। असेसमेंट का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हम टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं कि हमको कितना जीएसटी पे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। अगर हम खुद से कर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट हो गया, अगर डिपार्टमेंट वाला कर रहा है तो वो डिपार्टमेंटल असेसमेंट हो गया, सर्वे होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, ऐसे बहुत प्रकार के असेसमेंट्स होते हैं। वो आगे जाकर हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में असेसमेंट के बारे में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो असेसमेंट से रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, इस तरीके के बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। जो भी इंसान बैठकर टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करता है कि हमें जीएसटी कितना पे करना है, वो क्या कर रहा है? असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बोर्ड। बोर्ड का मतलब जहां पर भी बोर्ड वन लिखा होगा, कौन है हमारा बोर्ड? बच्चों के लिए बोर्ड कौन होता है? यूनिवर्सिटी तुम्हारा बोर्ड है। जैसे स्कूल के बच्चों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, सीबीएसई है ना, सीबीएसई होता है ना, क्या है उसका फुल फॉर्म? सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या एजुकेशन है? सीबीएसई, सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, सीबीएस, क्या सर आप इतना भी नहीं जानते? देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का मतलब ऑथोरिटी। हमारे लिए बीकॉम के बच्चों के लिए हमारा बोर्ड कौन होता है? यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी हमारे लिए हमारा सीनियर अथॉरिटी है। तो यहां पर बोर्ड का मतलब कौन हुआ? सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, जो सीबीईसी था ना, याद करो सीबीईसी, हम पढ़े थे यूनिट नंबर 1 में। तो सीबीईसी हमारा यहां पर बोर्ड है। नेक्स्ट होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब सब कुछ। एक छोटे से वर्ड में बोलूं तो सब कुछ बिजनेस है। क्या है बिजनेस? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट इट फॉर अ प्रिकॉशनरी बेनिफिट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए। इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगा तो वो भी हमारा बिजनेस है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, चाहे वहां पर कोई वॉल्यूम हो, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो या ना हो, वन टाइम ट्रांजैक्शन है तब भी वो बिजनेस के अंदर आ सकता है। पॉइंट नंबर डी, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ क्लब, क्लब्स भी हमारा बिजनेस है, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी, सब कुछ हमारा क्या होता है? बिजनेस के अंडर में कैलकुलेट होता है। ऑफ फैसिलिटी और बेनिफिट्स टू इट मेंबर, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, एक बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए अगर कोई हमें
परमिशन, कोई हमें कंसिडरेशन पे करना पड़ रहा है, तो वो भी क्या है, एक बिजनेस है। सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन टू द होल्डर ऑफ ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। अगर हम किसी का सर्विस ले रहे हैं, किसी के ऑफिस में सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी हमारा बिजनेस है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब, बहुत सारे घोड़े दौड़ वो जो हॉर्स रेस क्लब होता है या ऐसे बहुत सारे रेस क्लब होते हैं ना, वो सब कुछ हमारे लिए क्या है, बिजनेस का एक्टिविटी का पार्ट है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, ये सब भी हमारे बिजनेस के अंदर में कैलकुलेट होगा। तो सोच कर देखो बिजनेस में क्या क्या आएगा, सब कुछ हमारा बिजनेस के अंदर में कैलकुलेट होता है। ठीक है, कोई भी चीज जहां पर हम पैसा ले रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो बिजनेस के अंदर में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर, उसके बाद का डेफिनेशन बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस वर्टिकल मतलब हमारा बिजनेस का ब्रांच, उस बिजनेस का जो ब्रांच होता है ना, उसको हम बिजनेस वर्टिकल बोलते हैं। मीन्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ अ एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल गुड्स और सर्विस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विस व्हिच इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर बिजनेस वर्टिकल। तो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल, जैसे मान लो मेरा 2 बिजनेस है, मैं टीचिंग भी करता हूँ और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस भी करता हूँ, मेरा ऑफिस भी है और मैं टीचिंग भी कर रहा हूं, तो ये मेरा बिजनेस वर्टिकल हो गया। अगर मैं यहां पर रजिस्टर्ड हूं, मान लो मेरा उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफिस को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा दूसरा बिजनेस वर्टिकल है। एक ऐसा बिजनेस है जो मैं ही चला रहा हूं, लेकिन वो बिजनेस इस बिजनेस से अलग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स, वो सर्विस, वो गुड्स जो हम लोग कोई और गुड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे मशीन हो गया, मशीन इज अ कैपिटल गुड। क्लासरूम के लिए, एक टीचर के लिए, हमारे लिए कैपिटल गुड्स क्या है, ये जो हमारे पास इतना कॉस्टली स्क्रीन है, ये स्क्रीन हमारा कैपिटल गुड्स है। ये कंप्यूटर जो है, ये कैपिटल गुड्स है। प्रोजेक्टर जो क्लास में लगा है, ये कैपिटल गुड्स है। जो एसी हमारे क्लासरूम में लगा है, वो कैपिटल गुड्स है। जो बेंच टेबल हमारे पास है, ये कैपिटल गुड्स है। जो और भी सामान हमारे क्लासरूम में, माइक सिस्टम वगैरह जो सब कुछ लगा है, सब कुछ हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। मतलब वो गुड्स जो हम किसी बिजनेस में गुड्स बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए यूज करते हैं, वो सभी चीज हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल गुड्स होता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मशीन्स बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, मशीन बिल्डिंग सब कुछ उसके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले के लिए, जैसे हम एक टीचर है, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम ये सारा सेटअप को यूज कर रहे हैं, कैमरा हो गया, माइक हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये राइटिंग स्क्रीन हो गया, एसी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, पंखा हो गया, ये हमारा ये टेबल, बेंच टेबल हो गया, ये सब कुछ हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब पढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन में, मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, मतलब एसेट्स में लिखेंगे। फॉर अ पर्सन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग हमारे बिजनेस में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमारा यूनिट 3 का पार्ट है। ठीक है, यूनिट 3 में हम लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ेंगे और पूरे टॉपिक को समझेंगे। लेकिन अभी अगर डेफिनेशन है तो हम लोग कुछ पॉइंट को अभी फटाफट से पढ़ेंगे। सर एक बार इंपॉर्टेंट लिखवा दो, चलो इंपॉर्टेंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ट्राइब्यूनल नो नीड। ठीक है, नहीं असेसमेंट पढ़ लेना, एक बार आया हुआ है, असेसमेंट को पढ़ लेना। ट्रिब्यूनल नो नीड, बोर्ड का मतलब भी नहीं चाहिए। बिजनेस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस वर्टिकल का नीड नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंपॉर्टेंट है, दो बार दिया है, चैप्टर 2 में भी दिया है, चैप्टर 3 में भी दिया है। ठीक है, मतलब यूनिट 2 में भी है, यूनिट 3 में भी है। नेक्स्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को पढ़ते हैं। means a person who occasionally undertake transaction involving supply of goods or service or both in the course of furtherance of business, whether as a principal agent or in any other capacity. It is taxable territory where he has no fixed place of business. मैं एग्जांपल दूं, एक बार में समझ में आएगा। टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो होता है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, जो रेगुलरली ट्रांजैक्शन कर रहा है, रेगुलरली बिजनेस कर रहा है हमारे स्टेट के अंदर में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब जो हमेशा बिजनेस नहीं कर रहा, कभी कभार बिजनेस करता है, साल में एक आध बार आ जाता है, थोड़ा मोड़ा सामान बेचकर चला जाता है। ऐसा कब होता है, धनु यात्रा
या कोई मान लो मेला लगा हुआ है, उस मेले में बहुत सारे लोग आए हैं, झूला लगाए हैं, वो इलेक्ट्रिक झूला देखे हो, गोल गोल बड़ा वाला जो घूमता है, व्हील, जाइंट व्हील जिसको बोलते हैं, वो जो बड़ा झूला लगाते, ये लोग क्या है? दे आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मान लो हमारे उड़ीसा में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में धनु यात्रा बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, धनु यात्रा गूगल में सर्च करोगे तो वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा हमारे बरगढ़ में ही होता है, यहीं पर बगल में ही होता है, यहाँ कोचिंग सेंटर के बगल में ही होता है। तो ये धनु यात्रा में बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, अपना बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, उड़ीसा में बेचते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फिर ये 10 दिन का प्रोग्राम के बाद वो लोग रिटर्न चले जाते हैं, फिर डायरेक्टली अगले साल आते हैं। और ये जो पर्सन आते हैं ये अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से आते हैं, सिर्फ 10 दिन के लिए आते हैं साल में। क्या इनको भी यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? क्या इनको भी हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? साल में जो इंसान 10 दिन बिजनेस कर रहा है उसको हमेशा रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। उस प्रकार के लोग को हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स का मतलब होता है सीजीएसटी, ये तो जानते हो, पढ़ना नहीं पड़ेगा, नो नीड। कॉमन पोर्टल मतलब जीएसटी पोर्टल, जीएसटी का पोर्टल जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल। कॉम्पोजिट सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। काटना मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, बहुत है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा उसको जरूर से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट सप्लाई, means a supply made by taxable person to the recipient consisting of 2 or more taxable supplies of goods or service or both, any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. Illustration, where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing material, transport, insurance is a composite supply। मतलब बताऊं तुमको, मैं दुकान वाला हूं, एसी बेचता हूं विथ इंस्टॉलेशन, मैं कस्टमर के घर में एसी इंस्टॉल करवा कर देता हूं, खाली एसी नहीं बेचता मैं कस्टमर को जहां पर एसी लगवाना है, मैं दुकान वाला हूं, एसी बेचता हूं, लेकिन मैं पूरे अपने स्टाफ को बेचकर उसके घर में इंस्टॉल करवा कर देता हूं। उसके बाद बिल रेज किया 35,000 का एसी, 35,000 का एसी प्लस 2,000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस, 37,000 का बिल रेज किया। दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई, दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई, जहां पर हम एक या एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं एक साथ बंडल बनाकर। मतलब हम कॉमन पैकेज है, 37,000 का एसी का पैकेज है जिसमें इंस्टॉलेशन फ्री है। मैं ये ऐसे अलग अलग नहीं लिखा, मैं 37,000 का बिल कर दिया, एसी विथ फ्री इंस्टॉलेशन लिख दिया। क्या इंस्टॉलेशन फ्री था? कोई भी इंसान फ्री में कोई काम करता है? नहीं करता। इंस्टॉलेशन फ्री नहीं था, वहां पर एसी के प्राइस में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन चार्जेस एडेड था, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है, जहां पर एक या एक से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाकर बेचा जाता है विदाउट एनी डिस्टिंग्विशिंग, बिना उसको कोई डिस्टिंग्विश किए उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं, और एक टुगेदर एक लमसम अमाउंट हम लोग ले लेते हैं जिसमें गुड्स भी इंक्लूड होता है, सर्विस भी इंक्लूड होता है, या अलग अलग प्रकार के रेट का आइटम इंक्लूडेड होता है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब जो पैसा हमको मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर जो पैसा हमको मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन बहुत प्रकार का होता है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन देयर ऑफ फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेदर बाय द रिसिपिएंट और नॉट। इतना लिखने का जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन मीन्स जो गुड्स एंड सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे उसके रिटर्न में जो हमको मिलेगा वो है हमारा कंसिडरेशन, ठीक है। हो सकता है वो मॉनेटरी वैल्यू में मिले, हो सकता है वो गुड्स कोई हमें बार्टर सिस्टम में कोई सामान मिल जाए, या कोई मिक्स मिल जाए। एक मान लो मैं मोबाइल खरीदा, उसके बदले में पुराना मोबाइल दे दिया और साथ में कुछ पैसे भी दे दिया, ये है कंसिडरेशन ही है। मतलब खाली जीएसटी क्या हमारे जितना रुपए में पे किया उतने पे लगेगा, या पुराना जो वैल्यू था मोबाइल का उस पे भी लगेगा, उस पे भी लगेगा, टोटल अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। बात समझ में आया? तो कंसिडरेशन इन मॉनेटरी टर्म्स भी हो सकता है, इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स भी हो सकता है, या मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना डिटेल में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, ये तुम्हारे जानने के लिए है। कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, लेकिन एग्जाम में इसको लिख नहीं पाओगे।
तो वही काम करो जो एग्जाम में तुम कर पाओगे। अभी मेहनत करोगे लेकिन एग्जाम में वो कोई काम नहीं आएगा। अभी तो पढ़ना है एक बार, लेकिन एग्जाम में उसको लिख पाओ, ये इंश्योर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, काउंसिल। काउंसिल का मतलब जीएसटी काउंसिल जो है, जो सारे डिसीजंस लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग काउंसिल। नेक्स्ट आता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट होता है एक प्रकार का, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यूनिट 3 में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। वहां पर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है, हम लोग यूनिट 3 में जाकर इसका डेफिनेशन को प्रॉपरली पढ़ेंगे, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट था, यस कंसिडरेशन भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस तरीके का दो लेजर होता है। जब हम जीएसटी पोर्टल में जाएंगे रिटर्न फाइल करने, तो हमारा वहां पे एक लेजर होगा, कैश लेजर। जैसे होता है ना हमारा अकाउंट होता है, तो जीएसटी में हमारा दो अकाउंट होता है, एक होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है क्रेडिट अकाउंट। जो भी सामान मैं खरीदूंगा उस पर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में लूंगा वो जाकर जमा हो जाएगा मेरे क्रेडिट अकाउंट के अंदर में, और जितना भी बैंक अकाउंट से मैं जीएसटी पेमेंट करूंगा वो सब चला जाएगा मेरे कैश अकाउंट पे। और जब मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो पैसा मेरे क्रेडिट अकाउंट और कैश अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। बेसिकली जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, ये कुछ उसी प्रकार से है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दो प्रकार का लेजर होता है। क्रेडिट लेजर पे वो पैसा होता है जो हम लोग पे नहीं किए हैं जीएसटी में डायरेक्टली, हम कोई सामान खरीदे हैं, उस सामान पे जो भी जीएसटी था उसका क्रेडिट हमको मिल गया, तो वो जो जीएसटी का अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है। जितना अकाउंट से हम हमारे खुद के बैंक अकाउंट से पे किए हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाता है। रिटर्न फाइल करने के टाइम दोनों पैसा को यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो दो डेफिनेशन और हमारा हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है? देखो, मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जैसे कि जोमेटो हो गया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये हो गया जोमेटो, एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट को यूज करके बिजनेस करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जोमेटो इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। उसका काम क्या है? वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को ले आया, बहुत सारे कस्टमर को ले आया, बीच में बैठ गया, कस्टमर से ऑर्डर लेता है, रेस्टोरेंट को दे देता है, रेस्टोरेंट से सामान लेता है, कस्टमर को दे देता है, बीच में कमीशन का पैसा कमा लेता है। डिलीवरी खुद करता है लेकिन बीच में कमीशन का पैसा कमा लेता है। डिलीवरी चार्जेस भी कमाता है, कमीशन भी कमाता है। तुमसे डिलीवरी चार्जेस ले लेता है, कस्टमर से, दुकान वालों से कमीशन ले लेता है, दोनों तरफ से उसका काम हो जाता है। इस प्रकार के बिजनेस को बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब वो सप्लाई जिसपे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। मेन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ जीएसटी विच मे बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11, ठीक है। जो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा वो है हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो ऐसा कौन सा सामान है जिसपे टैक्स नहीं लगेगा? आगे जाकर पढ़ेंगे कौन कौन सा सप्लाई एग्जेम्प्ट होता है और कौन कौन सा सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं होता है। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब सामान। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात है मूवेबल होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass, other things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। कोई भी सामान जिसको हम बेच रहे हैं बेसिकली वो गुड्स है। वो मूवेबल हो तो अच्छी बात है। मान लो कोई क्रॉप है, जमीन में धान उगा हुआ था, हम पूरा जमीन धान को बेच दिए। हम धान काट कर नहीं बेचे, धान लगा हुआ है, पेड़ है, पेड़ को बेच दिए। पेड़ क्या मूव हो सकता है एक दूसरे से? नहीं, फिर भी वो गुड्स है। बात समझ में आया? एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, अगर हम ओडिशा के बारे में पढ़ रहे हैं तो, अगर हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिल्ली का गवर्नमेंट, जहां के बारे में पढ़ रहे हैं वहां का गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट। याद करो बात किए थे, आईजीएसटी का पैसा कौन कलेक्ट करेगा? सेंटर कलेक्ट करेगा और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो इसी एक्ट के थ्रू किया जाता है। मीन्स द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है आईजीएसटी।
इनपुट, इनपुट का मतलब होता है जो भी गुड्स हम खरीदेंगे उसको हम इनपुट बोलते हैं। कोई भी सर्विस हम लेते हैं और कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मान लो मैं एक टेक्नीशियन का सर्विस लिया, ये जो क्लासरूम है इसको सेटअप करने के लिए एक वीडियो एडिटर का हेल्प लिया, मैं वीडियो एडिटर मेरे पे जीएसटी लगा दिया, वीडियो एडिटर का जो मैं सर्विस लिया वो मेरे लिए क्या है, इनपुट है। ये जो सामान मैं, मान लो मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क खरीद के लाऊंगा, उसके बाद और भी शुगर खरीद के लाऊंगा, चॉकलेट्स खरीद के लाऊंगा, ये सारा सामान जो मैं खरीद के लाया ये मेरे लिए क्या है, इनपुट है। बात समझ में आया? इनपुट का मतलब वो सामान या वो सर्विसेज जो हम यूज करते हैं किसी और सामान को बनाने के लिए या किसी और सर्विस को सप्लाई करने के लिए, उसको बोलते हैं इनपुट। मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used or intended to be used by supplier in the course of furtherance of business. नेक्स्ट, इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस का मतलब इनपुट का में गुड्स आता है, इनपुट सर्विस के अंदर सर्विसेज भी आ जाता है, वही चीज है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है, हमको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेना पड़ता है। पढ़ते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। मीन्स एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ, मीन्स द ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ which receives tax invoice issued under section 31 towards the receipt of input service and issue a prescribed document for the purpose of distributing the credit of central tax, state tax integrated। मतलब क्या होता है, देखो एक ऑफिस है, बहुत सारे और मेरे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट है, ये उड़ीसा में है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये झारखंड में है, ये कहीं और है। सारा सामान यहाँ से खरीदा जाता है और इनको भेज दिया जाता है काम करने के लिए। तो दिस ऑफिस इज माय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या करता है, सारा इनपुट खरीदता है और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस ऑफिस को बोलेंगे हम लोग, ये जो ऑफिस है मेरा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विसेज खरीद कर डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी ब्रांचेस के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बात समझ में आया? नेक्स्ट है इनपुट टैक्स। आज के क्लास का हमारा आखिरी डेफिनेशन इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब क्या हो गया? इनपुट टैक्स का मतलब हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी सामान हम खरीद रहे हैं या सर्विस खरीद रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उसको बोलेंगे हम इनपुट टैक्स। हम क्या करते हैं, इस टैक्स का क्रेडिट ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो आगे जाकर पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स का मतलब जो सामान हम खरीद कर लाए उस पे जो टैक्स लगा उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। जो सामान हम खरीदे उसको बोलेंगे इनपुट, जो सामान हम खरीदे उस पे जो टैक्स लगा उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। जो उसका जब हम लोग क्रेडिट ले लेंगे उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात खत्म। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स, सारा प्रकार का टैक्सेस उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो कोई भी टैक्स जो हमारे इनपुट पे लगा है उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वही, जब हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट बुक कर लेंगे, कहां पर क्रेडिट बुक करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। याद करो, पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वहां पर बुक करेंगे। ठीक है, हम क्लास को यहां पर खत्म करेंगे तो हम 3 डेफिनेशन और पढ़ेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, विद इन स्टेट मतलब बायर एंड सेलर दोनों कहां पर है? एक ही स्टेट के अंदर में। इंटर स्टेट, दोनों इंट्रा लिखा है, इंटर होगा, INTER। एक इंटर होगा दूसरा इंट्रा होगा। ठीक है, एक इंटर होगा दूसरा इंट्रा होगा। इंटर स्टेट का मतलब बिटवीन स्टेट, बिटवीन 2 और मोर स्टेट, उसको बोलते हैं हम इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। क्या होता है? 2 स्कूल या 2 से ज्यादा स्कूल के बीच में जब कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर हाउस कंपटीशन मतलब 2 या 2 हाउस से ऊपर, जैसे स्कूल में होते हैं ना, हाउसेस होते हैं ना, वो हाउसेस के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको हम लोग इंटर हाउस कंपटीशन बोलते हैं। तो इंटर का मतलब हो गया 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट के बीच का ट्रांजैक्शन को हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इंट्रा, जो वर्ड शायद ही कभी सुने होंगे, इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्टेट। विद इन स्टेट में अगर बायर सेलर दोनों एक ही स्टेट के अंदर में, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल, जो हम गुड्स खरीदेंगे उसका जो बिल आएगा उसको हम बोलेंगे इनवॉइस। क्लियर है बात? आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी का डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।